नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी एनडीए की सरकार, अभी कुछ ही दिन हुए हैं सरकार बने हुए, सरकार पूरी तरह से सेटल भी नहीं हो पाई है। सरकार के ऊपर एक के बाद एक हमले होते जा रहे हैं और बड़ी बात यह है कि ये जो हमले हो रहे हैं ये भीतर से हो रहे हैं। सबसे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि मणिपुर 1 साल से अधिक समय से शांति की राह देख रही है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है उसका स्तर गिराया गया है, आरएसएस को भी इसमें घसीटा गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि ऑपोजिशन को जो है प्रतिपक्ष समझना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, वो विरोधी नहीं है। और मोहन भागवत के बयान के ठीक एक दिन बाद आरएसएस के माउथपीस ऑर्गेनाइजर में रतन शारदा का एक आर्टिकल छपा है, लेख छपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है। एक बबल में भारतीय जनता पार्टी रह के काम कर रही थी, आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं उनको अप्रोच ही नहीं किया गया और नरेंद्र मोदी के नाम पर ही सारा चुनाव जीतने की कोशिश की गई। तो ये जो एक के बाद एक हमले भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में जो एनडीए की सरकार बनी है उस पर जो संघ की तरफ से हो रहे हैं, इसके असली मायने क्या हैं और इसका क्या इंपैक्ट उन राज्यों पर पड़ेगा जहां पर अभी थोड़े दिनों पहले चुनाव हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश भी एक है, राजस्थान भी एक है, और जहां पर जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप थी, सेंट्रल लीडरशिप थी, उन्होंने एस्टैब्लिश्ड लीडरशिप को चेंज करके नए लीडर्स को सामने बतौर मुख्यमंत्री पेश किया। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रकाश भटनागर, जो कि संघ और बीजेपी और विद्यार्थी परिषद को बहुत नजदीक से जानते हैं, समझते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पुराने उसमें ले जाना चाहता हूं। एक समय था जब लाल कृष्ण आडवाणी जी जो है लोह पुरुष माने जाते थे भारतीय जनता पार्टी के, वो पाकिस्तान गए, जिन्ना की मजार पर उन्होंने कुछ वहां पे लिखा। जब वो वापस आए, वो राष्ट्रवादी कहा उन्होंने, जब वापस आए तो एक संघ की तरफ से डायरेक्शन आई, कुछ बोला गया, एक लीडर ने कुछ ट्रिगर किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन है, राइट विंग इकोसिस्टम है, उन्होंने आडवाणी जी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और उसके बाद स्थिति ये हुई, परिणाम ये हुआ कि अल्टीमेटली संघ ने किसी ऑफिस बेयरर को भेजा और वो आडवाणी जी का इस्तीफा लेके आ गए। अभी जो आरएसएस प्रमुख ने कहा है और जिस तरीके का उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, जिस लैंग्वेज में, क्या आप उसको लाल कृष्ण आडवाणी जी वाले जो मूवमेंट था उसको और इसको कुछ सिमिलैरिटीज में कुछ समानताएं देखते हैं? देखिए, दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। मैन लाल कृष्ण आडवाणी ने जब जिन्ना के बारे में कहा था तो संघ ने अपनी नाराजगी सार्वजनिक तौर पे जाहिर की थी, संघ के लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी। संघ अपने उस पर तो नहीं बोलता है, लेकिन संघ के लोगों ने, जो संघ से जुड़े लोग हैं, अलग अलग जो खुद बीजेपी के नेताओं ने भी, और एक उसका जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, संघ के जो स्वयंसेवक है, उनका गुस्सा सामने आया था, क्योंकि संघ की जो मूल अवधारणा है वो राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद खास करके, तो उसके हिसाब से जिन्ना की तारीफ जो है वो संघ को हजम नहीं हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी 2009 में, चूंकि मुझे लगता है कि लाल कृष्ण आडवाणी 2009 में प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट थे, तो उसके पहले शायद उनको ऐसा लगा कि अपनी छवि ठीक करने का एक मौका हो सकता है पाकिस्तान में जाके, तो उन्होंने वहाँ पे, चूंकि उनका बर्थ भी पाकिस्तान का है, तो उन्होंने वहाँ जाके बोला, लिख के आए जिन्ना की मजार पे वो ये सारी जो उनके पक्ष के अंदर। तो मुझे लगता है कि वो जो कैडर नाराज हुआ, उसके बावजूद भी आडवाणी को 2009 में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए अपना कैंडिडेट बनाया था। तो आडवाणी ने कहीं ना कहीं अपनी गलती स्वीकार की होगी। निश्चित तौर पे उस समय सबसे बड़े नेता थे, संघ के प्रचारक रहे थे, और मतलब विशुद्ध तौर पे जो है संघ के ही प्रोडक्ट लाल कृष्ण आडवाणी भी थे। तो जो उनसे गलती हुई थी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसे उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन उस 2009 के चुनाव में बीजेपी यदि 118 सीटों पर सिमट गई थी, तो उसका बहुत बड़ा कारण लाल कृष्ण आडवाणी के प्रति भारतीय जनता पार्टी और संघ की उदासीनता भी थी। तो उसी समय कांग्रेस जो है 206 सीटों के ऊपर चुनाव जीती थी, काफी लंबे समय बाद 200 सीटें पार की थी। जी नहीं, मैं प्रकाश ये जानना चाहता हूं आपसे कि अभी मोहन भागवत सरसंघचालक जी ने पहले एक उनके बयान आए जिनमें उन्होंने सबको, सारे चर्चा का विषय वो बना, डिस्कोर्स, पॉलिटिकल डिस्कोर्स, अगर जो बात हो रही है जहां पे भी जाओ तो उसी बात
पे चर्चा हो रही है कि आरएसएस प्रमुख नॉर्मली इस तरह की बातें करते नहीं है, सार्वजनिक तौर पर कोई भी इस तरह का वक्तव्य देते नहीं है, और यदि उनको कोई मैसेज देना होता तो उनका पूरा सिस्टम है जिसके थ्रू वो मैसेजिंग कर सकते हैं पार्टी के अंदर या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। लेकिन सार्वजनिक तौर पर इस तरीके से अपने आप को व्यक्त करना, इसका क्या अर्थ है? और उनके व्यक्त करने के अगले दिन जो है ऑर्गेनाइजर में छपना रतन शारदा का लेख, वो जो उससे भी ज्यादा स्केलिंग या डैमेजिंग हो सकता है। और मेरा सवाल आपसे यही है कि इसका अर्थ क्या है? क्या ये एक शुरुआत है? क्या यहीं पे रुक जाएगा या इसके बाद आगे से जैसे अडवाणी जी के केस में हुआ था कि एक के बाद एक लोग आते गए, बाहर आते गए और बयान, वो रुक जाएगा या ये चलता रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी संघ और बीजेपी के रिश्ते हैं उसमें बीजेपी अपने आप को संभाल सकती है। संघ का तो एक जो है कहना चाहिए कि संघ एक अभिभावक की तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो उसका एक अनुषंगिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, तो निश्चित तौर पे कोई रिश्तों में बहुत खटास नहीं होगी। लेकिन जो बीजेपी का नेतृत्व है उसकी नीतियों से इस समय संघ सहमत नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। कई सारे मामलों में, जो मणिपुर को लेके तो ऐसा नहीं है, सार्वजनिक तौर पर मणिपुर को लेके उन्होंने मोहन भागवत ने आज बोला है, लेकिन निश्चित तौर पे उत्तर पूर्व को लेके आरएसएस ने बहुत काम किया है। और उत्तर पूर्व के राज्यों में जो पहले एक अलगाव होता था उसके लिए काम करा उन्होंने, काफी फोकस एरिया रहा संघ का, कि वो जो चूंकि बॉर्डर एरियाज है तो वहां पे संघ का विशेष फोकस था, तो संघ ने वहां बहुत काम किया है। और अब हम कह सकते हैं कि वहां पे जो अलगाववादी भावनाएं थी वो काफी हद तक कम हुई है। तो उसमें संघ का योगदान, सरकारों का अपना हो सकता है लेकिन संघ का अपना योगदान बहुत था। तो ये कारण है कि संघ इस तरह निश्चित तौर पे उन्होंने जो है अपनी तकलीफ, चूंकि संघ के कार्यक्रम में व्यक्त की है, किसी मीडिया से बातचीत वो करते नहीं है, लेकिन संघ के कार्यक्रम में कहिए तो अपनी भावनाएं उन्होंने उस तरह से व्यक्त की है। चाहते थे कि जो एटीट्यूड बीजेपी के नेतृत्व का था, ओवरऑल टिप्पणी उसके ऊपर है कि विपक्ष के प्रति आपका रवैया क्या है। संघ जो है देश के अंदर कम से कम ऐसी राजनीति पसंद नहीं करेगा जो बहुत ही आक्रामक हो। संघ का तरीका काम करने का वो है, आक्रामक तरीका नहीं है। संघ का तरीका समन्वय बना के काम करने का है। तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी ने जो किया वो हो सकता है सफलता में, या नरेंद्र मोदी का अपना कार्य पद्धति ऐसी हो, हालांकि वो खुद आरएसएस के प्रचारक है, आरएसएस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मोहन भागवत जी से सीनियर हैं, मोहन भागवत जी से सीनियर है, शायद बराबर के हैं, लेकिन दोनों चीजों में अंतर है। आप बीजेपी में काम कर रहे हो तो बीजेपी बहुत अपने स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए सक्षम है, वो करती है। आरएसएस रोजाना के बीजेपी के कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन जब कोई ऐसा मौका आएगा तो आरएसएस की तरफ से कही हुई चीजें बीजेपी के लिए संकेत है। अच्छा प्रकाश, एक और आपसे मैं जानना चाहता हूं बात, कि ये बात चल रही है और सब लोग इस बात पे भी, मतलब लोगों में भी उत्सुकता है इस बात को जानने के लिए कि जो राम मंदिर का मूवमेंट था वो प्रथम दृष्टया, मतलब ओरिजिनली तो आरएसएस का मूवमेंट था। निश्चित तौर पे वो आरएसएस का ही एक आंदोलन था जिसमें बाद में भारतीय जनता पार्टी, पहले विश्व हिंदू परिषद भी एक आरएसएस का संगठन है, जो कह सकते हैं जैसे बीजेपी है, विश्व हिंदू बीएचपी ने भी बहुत जो केवल हिंदू, बीजेपी का भी, बीजेपी ने भी उसको किया, अपने प्रस्ताव में शामिल किया, लेकिन वो मूलतः आरएसएस का। लेकिन सवाल ये, अभी राम मंदिर के निर्माण के बाद भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से भी चुनाव हारी है और चित्रकूट से भी चुनाव हारी है। मैं आपसे सवाल ये जानना चाहता हूं, इसके पीछे का कारण कहीं ये तो नहीं है कि जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हो रही, एक तो उसमें शंकराचार्यों का विरोध रहा और दूसरा संघ प्रमुख उसमें एक साइड में उस कार्यक्रम में दिखे, छोटे से, उसमें ऐसा लगे कि सारा फोकस लाइमलाइट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर था। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये बात में कोई दम है, ये क्या बात सही है कि प्रतिनिधि सभा में आरएसएस के अंदर इसके विरोध में स्वर उठे थे? देखिए, आरएसएस के अंदर जो प्रतिनिधि सभा होती है उसमें बहुत लोग स्वतंत्र तरीके से विचार रखते हैं, वो कोई बहुत डिबेट नहीं होती है, लेकिन आपको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता होती है। एक स्वस्थ डिबेट जिसको कह सकते हैं वो वहाँ पे लोग बोल सकते हैं। तो प्रतिनिधि सभा में मतलब 1000-1500 लोग होते हैं और वो निश्चित तौर पे अपनी बात जो चाहे संगठन के खिलाफ हो या किसी अनुशासनिक संगठन की नीतियों के खिलाफ हो, निश्चित तौर पे अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि वो संघ का अंदरूनी मामला है। तो हो सकता है कि वहां पे किसी ने बोला, जो आप कह रहे हैं कि राम मंदिर जो है विशुद्ध तौर पे आरएसएस का वो था, तो वहां पर उसका राजनीतिकरण
मुझे लगता है कि वो संघ को पसंद नहीं आया। एक तो चुनाव के पहले आपने उसका वो किया, जब राम मंदिर बन गया था, सारी चीजें हो गई थी, आपको उसका श्रेय मिल गया था, तो उसको इस हद पे तक भुनाना, क्योंकि अगर उसको भुनाने में आरएसएस की सहमति होती राम मंदिर की, तो वो इशू अभी चुनाव का मुद्दा बन जाता है, चुनाव का मुद्दा बनता है, चुनाव तक बराबर रहता, हारते नहीं। क्योंकि जिस तरह से पूरे देश के अंदर राम मंदिर का जब भले ही आपने उसका विरोध किया, लेकिन जब चूंकि उसका वो हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो पूरे देश के अंदर उत्साह था, तो उस उत्साह को पैदा करने में आरएसएस की भूमिका से कौन इनकार कर सकता है। तो मुझे लगता है कि वो आरएसएस का था, लेकिन आरएसएस उसका राजनीतिकरण करने के लिए अब पक्ष में नहीं थी। उसका राजनीतिकरण तब तक था संघ का, मतलब जब तक आप एक संवैधानिक लड़ाई राम मंदिर को लेकर लड़ रहे थे, और उसके बाद एक ट्रस्ट बन गया। ट्रस्ट में भी सरकार का हस्तक्षेप संघ को पसंद नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे कारण थे, लेकिन बीजेपी और आरएसएस हम क्या इन्हें अलग करके नहीं देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वहां कुछ होगा तो वो चीजें ठीक कर सकते हैं। तो ठीक करने का तो एक तरीका ये है कि बीजेपी की लीडरशिप चेंज हो जाएगी, क्योंकि संघ की लीडरशिप तो चेंज होती नहीं है। संघ में तो कोई सरसंचालक तो पूरे जीवन भर के लिए अपॉइंट होते हैं, तो उनकी और सक्सेशन मतलब जो उनके बाद बनेगी उसका भी प्लान रेडी रहता है, उसका तो एक फॉर्मूला है। आमतौर पे तो निश्चित तौर पे तो पहले तो उत्तराधिकार परंपरा थी, लेकिन वो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह के समय से खत्म हुई। उन्होंने जीते जी वो पद छोड़ा, फिर उसके बाद सुदर्शन जी ने पद छोड़ा। चलो वो एक अलग, लेकिन वो लाइफ वो अगर छोड़ेंगे तभी होगा, उनको हटाया नहीं जा सकता। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे। तो अगर मेरा फाइनल सवाल बीसी से जुड़ा हुआ है आपसे कि अगर ये क्या मनमुटाव है, या मतलब अगर मोहन भागवत इस तरह पब्लिकली कह रहे हैं, तो मतलब कुछ स्थिति तो खराब हुई होगी, ऐसा माना जा रहा है। देखिए, कुछ स्थिति तो निश्चित तौर पे खराब है, लेकिन जिस तरह का चुनाव परिणाम आया, तो आप उसमें मोदी को एकदम माइनस नहीं कर सकते। अगर यहां तक भी आप आए तो उसमें 60% हिस्सा तो मोदी मोहे तो मुमकिन है का है। तो मुझे लगता है, लेकिन अगर आरएसएस जिस तरह की बातें हुई कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं से नहीं कहा गया, ऐसे कई तरह की हुई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी उम्मीदवारों ने नहीं कहा कि काम करो। तो मुझे लगता है ऐसा अगर हुआ है तो वो निश्चित तौर पे एक खतरे का संकेत है। अगर अब भारतीय जनता पार्टी के पास मौका है, सरकार बन गई है, बहुमत से आप भारतीय जनता पार्टी दूर रह गई, लेकिन एनडीए की सरकार बन गई है, तो उसको चलाना आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और वो चुनौती आप तभी पूरी कर सकते हो जब आप वापस से समन्वयवादी रुख अख्तियार करो। तो ये तो समन्वयवादी रुख तो संघ का एक मतलब प्लैंक भी रहता है, बोलते भी है कि वो समन्वय स्थापित करने के लिए रहते हैं। लेकिन अगर हम ऑपोजिशन की बात करें तो ऑपोजिशन का फ्रेज ये है कि तलवारें खिंच चुकी हैं बीजेपी और संघ के बीच। देखिए, अगर हम उसको मतलब थोड़ा टोन डाउन भी कर दें, लेकिन ये कहें कि भाई थोड़ा सा डिफरेंसेस हो गए। मेरा सवाल फाइनल आपसे इन कंक्लूजन ये पूछना चाहता हूं, चूंकि ये डिफरेंसेस पब्लिक में दिख रहे हैं और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जो लीडरशिप चेंज हुआ है वो हाल फिलहाल में हुआ है, और उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो उस समय की बीजेपी की टॉप लीडरशिप थी उन्होंने मनमानी तरीके से वो किया है। तो क्या आपको आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश या राजस्थान में, खासकर राजस्थान में भी कुछ पॉलिटिकल लीडरशिप में चेंज देख रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अभी हाल कोई होगा। आप देखिए कि जो लोग मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या अभी उड़ीसा में जो मुख्यमंत्री, सबका बैकग्राउंड आरएसएस का है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बदलाव अभी हाल निकट भविष्य में कहीं होना। सबकी परफॉर्मेंस के आधार पे आगे चल के पार्टी डिसीजन ले सकती है, ये उनका अपना मामला है, लेकिन अभी कोई चेंज मुझे नहीं लगता। और दूसरी बात, जहां तक विपक्ष की है, तो विपक्ष उत्साहित है, और विपक्ष अगर दमदार तरीके से अपना प्रेजेंटेशन करता है, या तो संसद वैसे भी हंगामे की भेंट चढ़ जाती थी, अब रचनात्मक होने के लिए तो सत्ता पक्ष को पहल करनी पड़ेगी, तो अब आपको झुक के दिखाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि विपक्ष तो चूंकि ताकतवर हुआ है, अगर वो एक रहता है तो निश्चित तौर पे आपके लिए संसद चलाना मुश्किल होगा। अब आपकी काबिलियत इसी में है कि आप इसमें संसद चलाएं। अच्छा, फाइनल सवाल एक बार फिर से जो मैंने पहले भी पूछा था कि ये जो मोहन भागवत जी के बयान से बात शुरू हुई है और उसके बाद रतन शारदा के आर्टिकल आया है एक ही दिन बाद, क्या ये श्रृंखला यहीं खत्म हो जाएगी? आपस में कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला निकाल लिया जाएगा, या आने वाले दिनों में हमको और बातें पब्लिक डोमेन में देखने को मिलेगी? मुझे नहीं लगता कि कोई कॉम्प्रोमाइज की स्थिति है। संघ का काम था सचेत करने का, तो सचेत करने का काम संघ ने अपने मुखपत्र के जरिए भी कर दिया, संघ चालक ने अपने भाषण में भी कर दिया। तो मुझे लगता है कि जो संदेश देने की प्रक्रिया थी, चूंकि संघ का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो उसको संदेश देने के लिए सार्वजनिक रूप से बोलना मुझे लगता है कई बार उचित हो सकता है। तो वो संकेत उन्होंने दे दिया, इस संकेत को बीजेपी के लोग ग्रहण कर लेंगे। तो जो संदेश आरएसएस
प्रमुख को देना था वो संदेश दे दिया जा चुका है। संकेत जिस बात के देने थे वो भी दे दिए जा चुके हैं। सवाल यही है कि क्या उन संकेतों को भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा लीडरशिप है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी के जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिन्होंने कहा था कि आरएसएस की अब उनको जरूरत नहीं है, एक इंटरव्यू में बीच चुनाव में उन्होंने ये कहा था, क्या वो इन संकेतों को पकड़ेंगे या पकड़ने की कोशिश करेंगे, ये आने वाले दिन ही बताएंगे। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।